राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। एक्ट में संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। 2 बच्चों के मामले में कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का भी रास्ता साफ हो चुका है। तो राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट में संशोधन करने को लेकर राज्यपाल की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। राजभवन उत्तराखंड ने कल 2 बड़े फैसले लिए। पंचायती राज संशोधन अधिनियम का जो एक विधेयक राजभवन में कई दिनों से लटका हुआ था, उसको मंजूरी दे दी है और उसके मंजूर होने के बाद अब उत्तराखंड में 3 बच्चों वाले लोग भी पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। और इसमें अभी तक व्यवस्था ये थी कि जिनके 2 बच्चे हैं केवल वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 3 बच्चों वालों को भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने का मौका दिया है, अवसर दिया है। लेकिन इसकी कट ऑफ डेट 2019 होगी और 2019 से पहले तक अगर किसी को 3 बच्चे हैं, लेकिन 2019 के बाद अगर किसी को 3 संतान हैं तो वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ चूंकि पंचायतों में इस समय प्रशासक तैनात हैं और ओबीसी का आरक्षण फाइनल नहीं होने की वजह से अभी तक भी प्रशासक बैठे हैं, चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो सरकार ने वो अध्यादेश बना करके राजभवन भेजा था। ओबीसी के आरक्षण अध्यादेश को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। पंचायतों में इस समय प्रशासक तैनात हैं और ओबीसी का आरक्षण फाइनल नहीं होने की वजह से अभी तक भी प्रशासक बैठे हैं, चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो सरकार ने वो अध्यादेश बना करके राजभवन भेजा था। ओबीसी के आरक्षण अध्यादेश को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होती है। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से श्रद्धालु पैदल चढ़ाई करते हैं या फिर घोड़े, पिट्ठू या फिर पालकी की मदद लेकर धाम तक पहुंचते हैं। यमुनोत्री धाम मां यमुना को समर्पित है, जिन्हें सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन और भगवान कृष्ण की पत्नी भी माना जाता है। रिपोर्ट देखिए। चार धाम यात्रा के पहले तीर्थ यमुनोत्री धाम की यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है। यात्रा के पहले हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होने का अवसर मिल जाए तो ये और भी अच्छा माना जाता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी तो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट की गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। आधे घंटे तक चलने वाली गंगा आरती से मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। मां गंगा को पुष्प और दीप प्रज्वलित करके उनसे यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी जाती है। हालांकि कुछ लोग सीधे यात्रा पर रवाना हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम का ये प्रवेश द्वार माना जाता है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। 4 धामों में एक यमुनोत्री धाम है। यहीं से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यहाँ देवी यमुना का निवास स्थल भी है। यहाँ देवी यमुना का एक भव्य मंदिर भी है। मंदिर के पास एक गर्म पानी का कुंड भी है। यमुनोत्री धाम एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल के तौर पर माना जाता है। यमुनोत्री धाम समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर है। हरिद्वार से सुबह 6 बजे यात्रा शुरू करें तो शाम 6 बजे तक यमुनोत्री धाम के पहले जानकी पट्टी का पड़ाव आता है। यहाँ से अगले दिन 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो गई और इस समय हम उसी यात्रा में हैं। देखिए, ये जो पैदल जाने का रास्ता है ये सीधा यमुनोत्री धाम तक जाता है। 4 धामों में से पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम का है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहीं से इस यात्रा की शुरुआत होती है। मेरे दाएं तरफ आप देखेंगे जो यमुना है वो बह रही हैं और यमुना के रास्ते किनारे किनारे हम इस यात्रा में चल रहे हैं। जिस तरह से ये मार्ग बनाया गया है उसमें थोड़ी सी कठिनाई लोगों के सामने ये है कि इसी मार्ग पर देखिए घोड़े, खच्चर, पालकी, डोली, कंडी जो भी है सब इसी मार्ग पे चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ जितने भी यात्री या श्रद्धालु हैं उनके लिए देखिए मैं बता दूं यहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान भी लगातार चल ही रहा है। आप लोग कितने बजे से शुरू कर देते हो सुबह? सर 5 बजे से। अच्छा, 5 बजे हम झाड़ू लगाने स्टार्ट, साफ सफाई करते हैं अपनी। और
लगातार पूरी यात्रा के दौरान शाम तक? हाँ जी 5 बजे तक। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के साथ मिलकर एक सराहनीय कदम उठाया। जंगलों के भीतर ही जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना पर काम किया है। वन विभाग ने जगह जगह वाटर कुंड बनाए हैं। राज्य के प्रमुख वन क्षेत्रों में शामिल राजाजी नेशनल पार्क में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इस पार्क में प्रशासन ने करीब 50 नए वाटर होल तैयार किए हैं। ये वाटर होल न केवल जानवरों के लिए जीवनदायी साबित हो रहे हैं, बल्कि मानव वन्य जीव संघर्ष को भी रोकने में कारगर भूमिका निभा रहा है। प्यास एक बड़ी चीज़ है जिसका एकमात्र विकल्प है पानी। और वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो जंगलों में जब पानी की कमी होती है तो वाइल्ड लाइफ की प्यास कैसे बुझती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, वन विभाग उसके लिए किस तरह के फार्मूले तैयार करता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग के पास होती है। तो मैं यहाँ राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्लावाली रेंज में हूँ और मेरे साथ SDO अजय लिंगवाल जी हैं, तो उनसे बात करते हैं। ये एक बड़ा पोखर यहाँ वन विभाग ने बनाया हुआ है, तो इस पोखर की विशेषताओं को जानेंगे। अजय जी, जब जानवर आते हैं, चूँकि ये आज की बात तो नहीं है और ये बड़ी पुरानी बात है कि जब वन्य जंतु विचरण करते हैं और जब भीषण गर्मी का मौसम आता है तो पानी सबको चाहिए होता है। तो ये जो आपने मैकेनिज्म तैयार किया है, विभाग ने तैयार किया है, ये किस तरह का है, क्या इसकी गहराई है? जी, मैं पार्क मैनेजमेंट की और या फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो हैबिटेट मैनेजमेंट और स्पेशली वाटर होल मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है किसी भी नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में। तो जहां अभी हम लोग उपस्थित हैं, ये वेस्टर्न राजाजी है जो कि अत्यंत सूखा क्षेत्र है। हमने देखा कि लगभग 8-10 साल पहले यहाँ पे इतनी पानी की उपलब्धता नहीं थी। तो एक थॉट आया कि क्यों ना जो है हम लोग ऐसे वाटर सोर्सेज डेवलप करें जिसमें कि राउंड द ईयर और थ्रू आउट स्पेशली गर्मी के पीक गर्मी या सूखे के सीज़न में पानी की उपलब्धता रहे। आपने इधर जो तकनीकी आपने अपनाई है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। अभी हम लोग देख रहे हैं ये एक हौदी है जहाँ पानी एक जो मैंने बताया आपको कि वाटर एक हम लोग वेल इस्टेब्लिश करते हैं, उस वेल से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है और कोई भी यहाँ पे हमने पंप यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे स्वतः ही पानी अपनी जो है ग्रेविटी के माध्यम से, क्योंकि वेल हमारा थोड़ा ऊंचाई वाले एरिया में और ये हम लोग थोड़ा नीचे थोड़ा हाइट पे हैं, तो अपनी खुद की ग्रेविटी के फोर्स से ही पानी जो है ऑटोमेटिकली पाइप में आके आपकी हौदी में आता है और हौदी से फिर हमारे जो है कच्चे डगआउट पॉन्ड में जाता है। साल पहले जो सिचुएशन थी पशु पक्षियों के, जंगली जानवरों के पानी पीने की, तो इस दौरान जब से आपने ये नया फार्मूला यहाँ पर चालू किया है, तो उस दौरान आपने एक वाइल्ड लाइफ वार्डन होने के नाते क्या फील किया? हम पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि जानवर के मूवमेंट में थ्रू आउट, क्योंकि ये हम जो सदर्न बाउंड्री हमारी वो थोड़ा मानव वन जीव संघर्ष को लेकर थोड़ा संवेदनशील रही है। आसपास हमारे देखते हैं हम कि कृषि भूमि है, वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपना जीवन बसर गुजर कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल में भारी कमी हमने देखी है मानव वन्यजीव संघर्ष के ऐसे केसेस में, क्योंकि पानी और बाकी सुविधाएं हम लोग जंगल के अंदर ही उपलब्ध करा रहे हैं अपने वन्य जीवों को।